हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो हम आज उसका आज पहला पार्ट देखेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। देखिए, पहला भाग है आपके सामने शुष्क। पहला भाग है शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली। पांचवा जो हिस्सा है वो है पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, छठा है चंबल बीहड़ प्रदेश और सातवां है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, किसके अनुसार? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है राजस्थान को। ठीक है, एक्चुअल में जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है वो है मुख्यतः 4 रूप में। कितने रूप में? 4 रूप में। पहला भाग है आपके सामने, वो है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग है वो है अरावली। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, मरुस्थल वाले क्षेत्र में मरुस्थल को 2 भाग में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में हम क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है और जहाँ पर बालू का स्तूप है। राजस्थान में ये जगह है बालू का स्तूप युक्त, ये है 58.5%। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बचा हुआ मुक्त कितना हो गया? 41.5%। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल में हम देखेंगे घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। ठीक है, आगे देखते हैं। हम अरावली में देखेंगे। अरावली में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। दक्षिण में 2 भाग, आबूखंड और मेवाड़ प्रदेश। फिर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखेंगे बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल नदी का बेसिन, माही बेसिन। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में देखेंगे दक्कन का पठार और विंध्यन कगार क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। तो राजस्थान को भौगोलिक विभाजन कितनी तरह से किया गया है? किया गया है 4 प्रकार से। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। से हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे जो हमने अभी देखा है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया शुष्क और अर्धशुष्क वाला, दोनों हिस्सा हो गया इसमें। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों हो गए। ठीक है, देखिए ये हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये आपके है 41.5%। ठीक है, 41.5%। ये शुष्क रेगिस्तान हो गया आपका। ठीक है, फिर अर्धशुष्क में हमने देखा उस मैप में कि शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन आ गया। अरावली के 3 भाग थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने देखा बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन नदी का बेसिन। फिर ये क्या आ गया आपके? ये आ गया आपका हाड़ौती का पठार, दक्कन का लावा पठार, चौथा जो हिस्सा था इसका। ठीक है, उम्मीद है आपको मैप के थ्रू ये समझ में आई हुई। एक बार दोबारा देखिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, देखिए सबसे जो प्राचीन है वो है अरावली क्षेत्र। सबसे प्राचीन कौन सा है? वो है अरावली क्षेत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन है अरावली क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और सबसे नवीन है आपके सामने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर पूर्वी मैदान तीसरा प्राचीन और दूसरा प्राचीन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती का पठार। ऐसा माना जाता था कि जो मरुस्थल है इस समय वहाँ पे था 33 सागर पहले। और ये कब का बनाया हुआ है? ये है प्लेस्टोसीन युग का। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी मैदानी प्रदेश ये है प्लेस्टोसीन प्रारंभिक के, और हाड़ौती प्रदेश है क्रिटेशियस काल के। किसके? क्रिटेशियस काल के। क्षेत्रफल है इसका ये है 61.11 और जनसंख्या रहती है 40%। अरावली में 9%, जनसंख्या 10%।
पूरी मैदानी में 23% क्षेत्रफल, 39% क्या आगे इसकी जनसंख्या। और हाड़ौती क्षेत्र में 6.89% क्या है क्षेत्रफल और 11% क्या है इसका लोग इसमें रहते हैं। भाई अपना जो मरुस्थल है ये था 33 सागर का अवशेष, और पूरी मैदान में ये किसका था 33 सागर का अवशेष है। अरावली प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये पहले लेक्चर में हमने देखा है। और हाड़ौती भी किसका है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो वर्षा का क्रम दे रखा है उसे देखते हैं। देखिए वर्षा मरुस्थल में होती है 10 से 40, फिर अरावली वाले क्षेत्र में 40 से 60, फिर पूरी मैदान में 60 से 80 और 80 से 120 होती है आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आपको जलवायु मिलेगी शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल में। अरावली वाले में उपाद्र, आर्द्र मिलेगी पूरी मैदान में, और अति आर्द्र मिलेगी हाड़ौती वाले क्षेत्र में। मिट्टी मिलेगी रेगिस्तान में रेतीली बलुई, इसे बोलते हैं एरिड या एंटीसोल। अरावली वाले क्षेत्र में इंसेप्टिसोल यानी कि वनी मिट्टी बोलते हैं इसको। जलोढ़ मृदा मिलेगी, इसे बोलते हैं एल्फिसोल आपके पूरी मैदान में। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में काली मिट्टी से बोलते हैं वर्टिसोल, कपास की खेती के लिए उपजाऊ है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अपने जो राजस्थान में मरुस्थल है यह है थार का मरुस्थल, इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। यह आपके भारत और पाकिस्तान दो देशों में है। भारत में है 85% और पाकिस्तान में है ये 15%। भारत में कहाँ पर है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। टोटल जो इसका एरिया है वो है 2.38 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता है और विश्व का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका ढलान है उत्तर पूर्व से, इसका ढलान है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर। क्यों? देखिए अजमेर के नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूनी नदी। तो वो पश्चिम में बहती है तो उसका प्रवाह इस तरफ है। आप खुद देखिए कोई पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा तो ये कौन सी जगह हो गई? हो गई उत्तर पूर्वी, और जा कहाँ रहा है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका ढलान है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आगे देखते हैं। देखिए ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका विस्तार है 12 जिलों में। इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर और राजस्थान का है लगभग 2/3 61.11। जनसंख्या रहती है यहाँ 40%। वर्षा है 0 से 50% सेंटीमीटर और वनस्पति होती है यहाँ पे मरुद्भिद, इसे बोलते हैं जीरोटफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोटफाइट। देखिए हमने देखा था मरुस्थल का विभाजन, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्कतम और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। हम देखेंगे शुष्क में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अर्धशुष्क में देखेंगे घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। देखिए हम पहले देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह मैंने कितना बताया था? राजस्थान में कितना है ये? 41.5%। कितना? 41.5%, ठीक है। यह कहाँ पर है? यह है आपके पोखरन, फलोदी और बालोतरा। पोखरन, फलोदी और बालोतरा। पोखरन, फलोदी और बालोतरा, इस वाले क्षेत्र में जो है ये बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको मिलेगी चट्टानी मरुस्थल। क्या मिलेगा? चट्टानी मरुस्थल, जिसे बोलते हैं हममादा। क्या बोलते हैं? हममादा, ठीक है। चट्टानी मरुस्थल क्या बोलते हैं? हममादा। यहाँ आपको बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। किनके बीच? पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच, ठीक है। ये देखिए ये लिख रखा है रैग। रैग क्या है? हममादा के चारों ओर स्थित पथरीला और कंकड़ डुमा मिश्रित मरुस्थल। देखिए ये दर्शा रखा है इसको यहाँ पे। ये क्या है? ये है रैग। सीज क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन।
मतलब हम्मादा में सर्वाधिक क्या है, सौर ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है, इसे बोलते हैं सीज। मगरा, मगरा है बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी क्या है भाई, इस पहाड़ी पर 1155 में राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया। इससे पहले यहाँ स्थित नगर वल्ल कहलाता था। क्या कहते थे इसको, वल्ल। आगे है मांड, हमने देखा हुआ है, मांड गायकी के कारण इसको मांड बोला जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है लाठी सीरीज, क्या है ये, लाठी सीरीज क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है यहाँ पे, भूगर्भिक जल पट्टी। यहाँ पे घास पाई जाती है, सेवण घास, उसके स्थानीय भाषा में बोलते हैं लीलन। क्या बोलते हैं, लीलन। इसका वानस्पतिक नाम है लसूरियस सिडिकस, लसूरियस सिडिकस। अगला है नखलिस्तान, ओएसिस या फिर मिराज। लाठी सीरीज क्षेत्र में भूमिगत जल भंडार के कारण विकसित वनस्पति आवरण को नखलिस्तान कहा जाता है। मतलब मरुस्थल में जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, जहाँ मतलब भूगर्भिक जल पट्टी, वहाँ पे जो उद्यान वगैरह हुए पड़े हैं, मतलब वहाँ पे जो वनस्पति आवरण, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नखलिस्तान, ओएसिस या फिर मिराज। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मैंने बताया था ये कितना था, ये था 58.5%। कितना था, बालू का स्तूप युक्त 58.5%। चलिए देखते हैं बालू के स्तूप कितने तरह के होते हैं। देखिए ये होता है अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, सब्रकाफीज, बरखान, तारानुमा, सीव, अग्र या इग्र, ठीक है। यह है बालू का स्तूप के प्रकार। पहले देखेंगे अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य मतलब या रेखीय मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बनते हैं पवन की दिशा में। कहाँ बनते हैं, पवन की दिशा के समानांतर। ये आपको सर्वाधिक मिलेंगे जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़। ये जो सूरतगढ़ है गंगानगर में, ठीक है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री बनेंगे, मिलेंगे आपको ये। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। अब है बरखान, इंपॉर्टेंट है ये वाला। बरखान तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह सर्वाधिक मिलेंगे आपको मंथा नदी बेसिन सीकर और भालेरी गांव चूरू में, ठीक है। बरखान कहाँ मिलेंगे, चूरू में। और ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, देखिए ये रहे, ये वाले आपको देखिए, ठीक है। और देखते हैं बालू का स्तूप। देखिए अगला बालू का स्तूप है सब्रकाफीज। इसका नाम है सब्रकाफीज। ये बनते हैं आपकी जो झाड़ी होती है ना मरुस्थल में, उसके पीछे बनने वाले मिट्टी की आकृति के, इसको बालू का स्तूप बोलते हैं सब्रकाफीज। क्या बोलते हैं, सब्रकाफीज। यह सर्वाधिक मिलेंगे बीकानेर में। पैराबोलिक मतलब पैराबोला की आकृति के, यह कहाँ मिलेंगे आपको, बीकानेर में, ठीक है। तारानुमा मतलब इसकी आकृति कैसे, तारे के समान है। अग्र या इग्र, इसका मतलब है मरुस्थल में उर्मिकाओं से युक्त स्थान। मतलब आप देखिए इस डायग्राम में देखिए, अगर मरुस्थल में ऐसी आकृति बन रही है तो इसे बोलते हैं अग्र या इग्र, ठीक है। धरियन, धरियन बोलते हैं जैसलमेर में भ्रमणशील बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं, धरियन। समझिए इसको, मान लो कोई बालू का स्तूप पहले यहाँ बना, उसके बाद यहाँ बन गया, तो ये गतिशील है, चेंज होता रहा है अपनी स्थिति को लेके, तो इसे बोलते हैं धरियन, ठीक है। गतिशील बालू का स्तूप बोलते हैं धरियन। कारवा या गासी, इसे बोलते हैं दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग, इसे बोलते हैं कारवा या गासी। जब बरखान के दौरान, जब बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इस संरचना को सीफ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीफ। देखिए समझिए क्या चीज़ है, यह है आपके बरखान, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है। जब मान लो यहाँ से पवन आई, वायु आई, तो इसकी एक भुजा एक तरफ आगे बढ़ जाती है। इस आकृति को बोलते हैं सीफ। इसे क्या बोलते हैं, सीफ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए कुछ शब्दावली है मरुस्थल को लेकर, हम उन्हें चेक करते हैं। देखिए बारिश आई है ना, बारिश का प्रभाव हुआ, कंकड़ पत्थर जमा हुए, इसे बोलते हैं बजादा। कंकड़ पत्थर को क्या बोलते हैं, बजादा। क्या बोलते हैं, बजादा, ठीक है। फिर आपके जो पानी इकट्ठा हुआ, मैंने बताया था पिलाया, मरहो, ये सब है ना, पानी इकट्ठा हो जाता है मरुस्थल में, उसे बोलते हैं पिलाया। अब जो पिलाया सूख जाता है, उसके बाद जो मैदान बनता है उसे बोलते हैं बालसन। उसे क्या बोलते हैं, बालसन। पिलाया क्या है, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी पानी की झीलें, ठीक है। देखिए ये आ गया।
पिलाया क्या है, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें पिलाया कहलाती है, सर्वाधिक जैसलमेर में। बजादा क्या था, कंकड़ पत्थर का जमाव। बालसन पिलाया के सूखने पर निर्मित मैदान। खडीन, खडीन है कृत्रिम रूप से वर्षा जल को संरक्षित करना, और ये हो रहा है कुलधरा गांव जैसलमेर में, ठीक है। टाड या डांड, ये मरुस्थल की स्थायी झीलें हैं, जैसे डीडवाना, पचपदरा, साबर। रन, टाड़ या डांड सूखने पर निर्मित दलदली भूमि, इसे बोलते हैं रन, जैसे बाप रन कहाँ पे है, जोधपुर में। पोखरन कहाँ पे है, जैसलमेर में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अब हम देखेंगे आपके सामने अर्धशुष्क मरुस्थल। देखिए 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे क्या मिलती है, औसत वर्षा। देखिए ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है अर्धशुष्क मरुस्थल वाला, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। सबसे पहले देखते हैं घग्गर बेसिन क्षेत्र, ठीक है। घग्गर बेसिन क्षेत्र, देखिए घग्गर नदी आ रही है कालकाजी की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ठीक है। कालकाजी की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी आ रही है, इसे बोलते हैं हकरा। इसे क्या बोलते हैं, हकरा। और गंगानगर हनुमानगढ़ में इसके क्षेत्र को बोलते हैं नाली, इसे क्या बोलते हैं, नाली। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में इसकी वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, घग्गर नदी की वजह से। घग्गर का प्राचीन नाम था योद्धे, यहाँ पे योद्धे जाति रहती थी। 295 में भूपट भाटी के द्वारा भटनेर दुर्ग की स्थापना की गई। कौन से दुर्ग की, भटनेर दुर्ग की। 1805 में मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरज सिंह ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा, हनुमानगढ़। क्या नाम रखा इसका, हनुमानगढ़। 1920 में गंगा सिंह के द्वारा नाम रखा गया इसका श्री गंगानगर। क्या बसाया गया, गंगानगर। नाली, नाली बोलते हैं हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी की शुष्क घाटी को बोलते हैं नाली। पाट, घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट कहलाता है। यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। सेम समस्या, भाई देखिए सेम समस्या का मतलब है ये जो पानी आ रहा है ना इंदिरा गांधी नहर से, इसके आसपास करीब करीब 40 किलोमीटर तक क्या हो गया, इनके रिसाव से जो नहर आई है उसके हिसाब से क्या बन गई, दलदली भूमि बन गई, तो वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, ठीक है। इसको बोलते हैं सेम समस्या। क्या बोलते हैं, सेम की समस्या। इसका उपचार है जिप्सम। इसका उपचार क्या है, जिप्सम। और देखते हैं आगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम शेखावाटी बेसिन, जो दूसरा पार्ट था अर्धशुष्क मरुस्थल का। ये है आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर। शेखा सामंतों का राज होने का नाम क्या हो गया इसका, शेखावाटी, ठीक है। तोरावटी कांतली नदी का उपवा क्षेत्र। बांगर, इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। नाडा या नाडा, नाडी। शेखावाटी के पक्के कुएं को बोलते हैं नाडा या नाडी। सर, शेखावाटी के छोटे तालाब। थल्ली, चूरू, हमने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। बांगर, ये आपका चूरू वाला, ये सीकर झुंझुनू वाला स्थान है, बांगर प्रदेश। तोरावटी हमने देख लिया, कांतली नदी का उपवा क्षेत्र है। तंवर राजवंश था यहाँ पे। जोहड़, शेखावाटी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा प्रोग्राम चला जा रहा है जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम। देखिए जोहड़ है, ठीक है, डायग्राम में देखिए। आगे देखते हैं, आगे है नागौर उच्च भूमि। आगे क्या है, नागौर उच्च भूमि। देखिए ये वाला क्षेत्र हमने अभी शेखावाटी वाला देखा था, ठीक है। देखिए भाई वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में सपाल दक्ष प्रदेश बसाया गया, जिसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या राजधानी थी, अहिछत्रपुर, जो आजकल कहलाता है नागौर। 11वीं सदी में आनंदपाल के द्वारा ढूंढ सैन्य अभियान चलाया गया। कहाँ पे, ढूंढ नदी पे, इसलिए इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़ प्रदेश। सपाल दक्ष क्या था, सांभर झील के निकटवर्ती 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा स्थापित किया गया। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, ठीक है। जांगल प्रदेश, जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, कब बसाया गया बीकानेर, 1488-89 में राव बीका के द्वारा। श्रेणियाँ यहाँ पे कौन कौन सी है, देखिए नागौर जिले की अवशिष्ट पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कहलाती हैं। इनके मुख्य पर्वत हैं मकराना श्रेणी सफ़ेद मार्बल, मांगलोर श्रेणी जिप्सम के लिए, जायल श्रेणी फ्लोराइड। जायल श्रेणी में आपको क्या मिलेगी, फ्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या है, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों की कमर क्या हो गई, झुकी झुकी सी कमर हो गई, ठीक है, कुबड़ जैसी कमर हो गई, तो इसे बोलते हैं कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी कहाँ पे है, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे है लूनी नदी बेसिन, लूनी नदी बेसिन। देखिए गोडवाड़ प्रदेश, आपका जो ये पश्चिमी मरुस्थल वाला हिस्सा है, लूनी नदी वाला जो हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। इसे क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, जहाँ जहाँ लूनी नदी बहती है उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। यहाँ पे गोड राजवंश का अधिकार था। ठीक है, 1459 में आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा द्वारा जोधपुर स्थापित किया गया। आवल बावल की संधि कब हुई? 1459 में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में राव सिंहा के द्वारा मारवाड़ रियासत की स्थापना की गई। 56 पर्वत, देखिए बालोतरा बाड़मेर से सिवाना के मध्य 56 गुम्बदाकार पहाड़ियाँ 56 पर्वत कहलाती है। यह ग्रेनाइट और रायोलाइट से संपन्न है। 56 पर्वत पर नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। 56 के पर्वत पर पीपलूद गांव, हल्देश्वर महादेव मंदिर, पश्चिमी राजस्थान में इसे बोलते हैं मारवाड़ का लघु माउंट आबू। किसे बोलते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू, पीपलूद गांव। ठीक है, ये 56 के पर्वत पे है। फिर है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर, इसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत, जिसकी हाइट है 869 मीटर। यह पश्चिमी राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है। ग्रेनाइट पर्वत है जालोर में, जालोर को इसलिए तो ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। सांचौर बेसिन है जालोर में। सांचौर को राजस्थान का पंजाब बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5 नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए हमने ये टॉपिक देखा इसके भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में पहला पार्ट देखा है पश्चिमी मरुस्थल वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।